to study about electricity. It's the last chapter of your ICSE physics, and in this video we are going to cover all the topics, all the concepts of the chapter that is electricity. So keep watching till the end so that you can understand the whole chapter. So जैसे कि पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम लोग लाइट को ग्लो करते हुए दिखते हैं, फैन को चलते हुए दिखते हैं, तो ये से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. तो फर्स्ट you need to understand what is electric current. Electricity requires a link to flow from cells. Do you know how electricity flows through an electrical circuit? What constitutes current in the circuit? अब जो करंट हमारा फ्लो करता है सर्किट में, हम लोग या तो पावर सप्लाई देते हैं बैटरी से, या नहीं तो डायरेक्ट हमारा पावर सप्लाई घर से जो आता है उसमें हमारा लाइट वगैरह चलता है. तो ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले. तो सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, in measured in coulombs, or the quantization of charge equals the charge of a body always remains integral multiple of charges in an electron. Therefore we have relation Q equals to Ne. इसमें सिंपली चीज़ क्या है, जो हमारा चार्ज है, चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं. और चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड. इसका मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज होगा दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज. और उसे हम लोग बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज को हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोला जाता है. तो एक बॉडी में टोटल चार्जेस कितना होगा उसका हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी योर चार्ज ऑफ द होल बॉडी. तो यहाँ पे क्यू क्या है? यहाँ पे चार्ज ऑन बॉडी है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो इसको आपको याद रखना होगा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय सी. और सी मतलब कुलम होता है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कुलम ऑफ चार्ज, एक कुलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा टोटल चार्जेस पोजेस बाय वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्जेस होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. उसी तरह अगर देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज होता है तो वन कुलम में कितना चार्ज होगा? दैट इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे हो जाएगा वन कूलम इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स. ये होता है वन कूलम ऑफ चार्ज में. Hence, we can say that 1 coulomb of electric charge contains 6.25 into 10⁻18 electrons. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस. अभी फ्लो ऑफ चार्जेस आते हैं तभी करंट आता है ना. तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्रू ए वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा आता है, फ्लो ऑफ चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट आता है. हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्जेस और द नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. Current is said to be following in a closed link or being provided for the electrons. This link is called electric circuit, and electric circuit provides a continuous path for electron to flow and hence constitute of an electric current. The magnitude of an electric current is defined as the amount of electrons passing through the cross-sectional area of wire within the interval time. Suppose ये एक वायर है और इस वायर में ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं. तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक पर यूनिट टाइम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट क्या हो जाएगा हमारा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बाय टाइम टेकन. दैट इज करंट का सिंबल आई दिया जाता है, आई इक्वल्स टू चार्ज का यूनिट यहाँ पे क्यू होता है और टाइम का टी, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. अब आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाई द सिंबल ऑफ करंट इज गिवन बाय आई. सो देखिए यहाँ पे इसका तो आई कोई पे है ही नहीं करंट का, लेकिन इसका सिंबल आई दिया गया है. तो दिस द रीजन इज दैट आई इज गिवन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ करंट और द अमाउंट ऑफ करंट. फिर यहाँ पे आपको जाता है Q इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड T इज द टाइम टेकन. अगर इसका ऐसा यूनिट देखा जाए तो द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज टेकन एज एम्पियर, नेम्ड ऑफ द ग्रीक फिजिसिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर. तो उन्हीं के नाम के हिसाब से इसका एम्पियर दिया गया है. और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है. तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 coulomb by 1 second. This is the relation between 1 ampere. So 1 ampere is the 1 coulomb per 1 second. अगर देखा जाए 1 ampere is used to measure the amount of current flowing in a circuit. The ammeter is always connected beside the electric components of a circuit. तो एमीटर से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करते हैं, कितना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो भी लगा होता है उसके साइड में हम लोग यहाँ पे एमीटर लगाते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू. द स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर एक्सप्रेशन मिली एम्पियर. ये अगर छोटा मतलब बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम लोग मिली एम्पियर में डिफाइन करते हैं, और नहीं तो हम लोग इसको
माइक्रो एम्पियर में डिफाइन करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो 1 मिली एम्पियर हो जाता है कितना आपका 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर आपको हो जाता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो समटाइम्स न्यूमेरिकल में हमको माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर दिया होगा तो उसको हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट निकालना होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में उसका रिजल्ट निकालेंगे। गॉट इट। फिर नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन इस करंट का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा? करंट का डायरेक्शन सिंपली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में होगा? और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होगा? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट आपका क्या हो रहा है? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट क्या करता है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में हमारा करंट रहता है। तो इसको हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। व्हाट मेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द करंट फ्लो इन द सर्किट? क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इसका सर्किट में करंट कैसे आता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ये दो टर्मिनल के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी जाके आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं आएगा। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका ज़रूरी है। The flow of electric current occurs because the flow of charged particles in metallic conductors, the charged particles are electrons. Therefore, we can say that the flow of electric current is nothing but a flow of electrons. The direction of electric current. By convention, we consider the direction of electric current to be same as the direction of flow of positive charged particles. As per electric current is conducted flow the electrons who are negatively charged particles. The direction of flow of current is opposite to the direction of electrons. तो इसको आपको याद रखना है, the direction of flow of current is opposite to the direction of flow of electrons. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते थे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय नो we know that electric current is flow of charged particles in a conductor, therefore the amount of current is also related to the amount of charge. तो इलेक्ट्रिक करंट कितना आ जाएगा आपका? टोटल चार्ज फॉलोइंग बाय टोटल टाइम। तो ये पहले भी डिस्कस किए हैं, जो कि है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, और यहाँ पे करंट का इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू बी ड्रॉन ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। सपोज ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज हो गया और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं से भी इन्फिनिटी से, कहीं से भी इन्फिनिटी से एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाने के लिए, किसी भी पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका पोटेंशियल हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो टर्मिनल की, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूव। अब यहाँ पे इसको मूव कर, इसको लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ और कितना चार्ज को हम लोग मूव किए, वो हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W/Q। तो W का Q अगर देखेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हमारा वोल्ट होता है। अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो वोल्ट हो जाएगा कितना हमारा? W/Q। तो W मतलब क्या? वर्क डन है, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम हो जाएगा आपका वोल्ट। सो डू यू नो वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ वी टच ए नेकेड लाइव वायर। तो नेकेड लाइव वायर को हम लोग टच करेंगे तो हमको शॉक लगेगा। क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी भी कंडक्टर है। उसके बाद आपका देखेंगे बर्ड सिटिंग ऑन लीव्स डो नॉट गेट इलेक्ट्रिक। अगर जो बर्ड्स होते हैं, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक वायर को छुएंगे तो हमको शॉक लगेगा, लेकिन बर्ड्स को शॉक नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे किस लिए शॉक नहीं लगते? पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट फॉर करंट फ्लो। बर्ड्स do not get electroc while sitting on the live transmission wire because their bodies do not provide a bridge or link for electrons to flow. Potential of a bird's body is zero, becoming the touch of a wire. When bird sit on a wire, some body potential rises become equal to the potential of the wire. If a person standing on the ground touches the bird, the both will get electric shock. In this, because the person body would provide a link for the electrons to pass on the earth. अगर एक bird यहाँ पे बैठा हुआ है, ये अगर इसके ऊपर बैठा तो इसको शॉक नहीं लगते, लेकिन अगर इंसान इसको टच कर लेगा तो इंसान को भी शॉक लगेगा, उसके साथ फिर बर्ड्स को भी शॉक लगेगा। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी में क्या देखेंगे? वी आर यूज इलेक्ट्रिसिटी रन वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्सन्स सच एज बल्ब्स, लाइट, ट्यूब्स, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक हीटर्स। ये सब डू यू थिंक ऑल दिस होम अप्लायंसेस कंज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गिवन टाइम? नहीं, इनका सबका अलग अलग
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। हमारे घर में जो करंट आता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरा 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई रहता है, लेकिन ट्यूब का रहता है 40 वाट रहता है। ड्रॉज 0.18 एम्पियर ऑफ करंट, पर बल्ब रेटेड पावर 100 वोल्ट ड्रॉज 0.45 एम्पियर का। तो अलग अलग जो अपने सामान होते हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करते हैं। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम। तो अभी वर्क बाय टाइम देखेंगे तो वर्क हमारा कितना आया था, W इक्वल्स टू वी आई टी, जो हम लोग प्रीवियस फॉर्मूला से मिला था। अब पावर क्या हो जाएगा मेरा, पावर हो जाएगा W बाई टी, तो W की जगह पे हम लोग वी आई टी बाई टी कर दे, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो मेरा पावर इक्वल्स टू वी आई। वी आई क्या है यहाँ पे, V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल्स टू करंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट, तो P इक्वल्स टू मेरा वी आई हो जाएगा। अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट है, तो जो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क वाट होता है। ऑल्सो हम लोग उसको अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एच बाई टी क्या हो जाएगा मेरा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा पावर का। अब क्वेश्चन में जो जो हमको गिवन रहेगा उसके बेस में हमको फॉर्मूला को यूज करना होगा। हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया पावर का, पी इक्वल्स टू वी आई आ गया है, और यहाँ पे और एक फॉर्मूला आ गया मेरा, वी पी इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर। अभी देखो v इक्वल्स टू आई आर हमको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो आई इक्वल्स टू बी बाई आर हो जाएगा। अब पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई आर था तो आई आर के आई स्क्वायर आर था, तो आई स्क्वायर की जगह में मैं वी बाई आर कर दिया, तो वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर और कैंसिल, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर, ये भी और एक फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास पावर का तीन फॉर्मूला आ गया, एक तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया, एक तो आई स्क्वायर आर हो गया, और एक तो मेरा आ गया यहाँ पे वी आई। उसके साथ अगर देखेंगे तो पावर का मेरा फॉर्मूला यहाँ पे यह आता है, 1 watt is defined as the power consumed by electrical circuit that carries upon current 1 ampere when it's operated at a potential difference 1 volt। तो 1 एम्पियर अब करंट आएगा और 1 वोल्ट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तभी जाके 1 वाट हमारा कंज्यूम होगा। तो 1 किलो वाट क्या होता है, क्या हो जाता है, 1000 वाट होता है। तो इसको आपको याद रखना है, समटाइम्स आपको इसको कन्वर्जन करके आपको यूज़ करना होगा, राइट। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक हमें कुछ सामान है जो कितना पावर कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर दिया हुआ है। तो ये ऑडियो फ्लावर 100 वाट है, फैन 60 वाट है, टीवी 120 वाट है। अब पावर रेटेड इतना है, करंट ड्रॉन कितना है 0.45 है। अब इनको का जो पावर ड्रॉन है ये आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बताना। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय इमर्शन वाटर हीटर इज 6.8 एम्पियर इफ हीटर इज ऑपरेटेड ऑन 200 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट्स पावर। हमको यहाँ पे करंट दिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, हमको क्या निकालना है, इसका पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, हमको यहाँ पे V और I दिया गया है, पावर का फॉर्मूला हमारा VI है, तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, हमारा पावर 1360 वाट आ गया है। तरह और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको खुद से ट्राई करने का, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और उसके बाद ये वाला हमारा फिर आ गया पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारा क्या जाता है, पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस से पावर ऑफ स्टेशन इज ट्रांसमिट फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूजेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स ट्रांसमिशन वायर्स एंड टावर स्टेशन। तो इन सब के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारा करंट का जो ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। अब जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे हीट का लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे आर भी है, आर मतलब रेजिस्टेंस, जहाँ पे लॉस होगा हमारा, तो जितना हीट होगा उतना ही पावर लॉस हो जाएगा, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो करंट जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा होगा, तो लॉस भी होगा। टाइम जितना ज़्यादा होगा तो उसमें भी लॉस आएगा, है ना। तो हम लोग जो जनरेटर हमारा मान लीजिए प्रोड्यूस करता है 11 किलो वोल्ट, उसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं, किसमें, 220 किलो वोल्ट में इंक्रीज़ करते हैं। फिर हम लोग सबस्टेशन में जब जाता है 220 किलो वोल्ट रहता है, फिर उसको डिवाइड करते हैं तो 110 में आता है। तो इसी हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होकर हमारा एंड यूजर्स तक पहुँचते हैं। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग जनरली 230 वोल्ट का हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे 11 किलो वोल्ट बन जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वहाँ पे 33 किलो वोल्ट जाता है। तो ऐसे टाइप का आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना पावर हम लोग जनरेटर करते हैं पावर स्टेशन से उतना डायरेक्टली सबके पास नहीं पहुँचता, हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से उसको सेपरेट करके बेचते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हीट लॉस होने का मेन फैक्टर क्या है, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स, कितना मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, टाइम फॉर स्विच व्हिच करंट फ्लोइंग, कितना टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है। तो इन तीन फैक्टर के ऊपर हमारा पावर लॉस का डिपेंड रहता है। स्टार कनेक्शन, ये हमारा स्टार कनेक्शन है, आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है स्टार कनेक्शन का, यहाँ पे सिंबलिक डायग्राम है, ट्रांसफार्मर कॉइल रहता है और P1 P2 P3 एंड एन रहता है। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक का सर्किट का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का हमारा अलग मेथड रहता है, यहाँ पे फेज वाइज हम लोग अलग अलग डिवाइड किए रहते हैं, फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3, और एक तो हमारा न्यूट्रल लाइन होता है। डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग घर में जो कनेक्शन करते हैं, घर में कनेक्शन सिंपली इसी का, घर में हमारा जो कनेक्शन आता है, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर से हमारा करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पे मेन फ्यूज रहता है, अगर कुछ भी ज़्यादा डेंजरस आ गया तो यहाँ पे फ्यूज कट हो जाता है। फिर हमारा मीटर रहता है,
मीटर से हमारा मेन स्विच आ गया, मेन स्विच से कंज्यूमर्स फ्यूज़ रहता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स टू एंड फ्यूज़ रहता है। उसके बाद हमारा बल्ब लगा है, स्विच लगा है, फैन लगा है, सारा चीज़ हम लोग ऐसे कनेक्शन करते हैं हमारे इसमें डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। तो हमारा जो वायर रहता है मेनली वो 3 टाइप्स का वायर रहता है। रेड वायर इज लाइव वायर, ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल वायर रहता है और ग्रीन वायर हमारा अर्थिन रहता है। नॉर्मली हम लोग इन दोनों का यूज़ करते हैं। अगर अर्थिन का करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन वायर रहता है। तो ये अर्थिन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नहीं तो आपको घर में शॉक लग सकता है। जैसे जो 3 पिन वाला बोर्ड होता है उसमें ऐसा रहता है, वो जो बड़ा वाला बोर्ड रहता है ऊपर, बड़ा वाला जो होल्डर है वो बोर्ड रहता है, वो हमारा ग्रीन पिन के लिए होता है। अब अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्या हो, जब भी कोई भी ज़्यादा पावर हो जाएगा, शॉक हो, ज़्यादा वोल्टेज अगर आ गया है, करंट ज़्यादा बढ़ गया है, तो अर्थिंग उसको अर्थ को ट्रांसफर कर देता है, तो आपका घर सेफ रहता है। नहीं तो पूरा सर्किट आपका जल सकता है और शॉर्ट हो सकता है। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, अगर मान लीजिए पूरा सर्किट कंप्लीट है तो उसको क्लोज सर्किट बोलेंगे। अगर कहीं पे भी हम लोग ऑन रहते हैं तो वहाँ पे ओपन सर्किट बोलेंगे। तो स्विच रहता है, स्विच को ऑन करते तो क्लोज सर्किट हो जाता है, अगर ऑफ कर देते तो ओपन सर्किट हो जाता है। जब हमारा स्विच स्विच भी लगाते हैं ना, स्विच भी दो टाइप के होते हैं। एक हमारा सिंगल पोल स्विच हो जाता है और एक हमारा डबल पोल स्विच होता है। सिंगल पोल स्विच में क्या होता है, सिंगल पोल स्विच इज सिंपली स्विच विच यूज्ड ऑन अप्लायंस टू स्टार्ट और स्टॉप द करंट फ्लोइंग। कभी स्टार्ट और ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंगल पोल स्विच रहता है। डबल पोल स्विच में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में रहते हैं, यूज टू स्विच ऑन ऑफ द मेन सप्लाई। जो मेन सप्लाई रहता है उसको हम लोग डबल पोल स्विच बोलते हैं। वर्किंग डुअल कंट्रोल स्विच भी होता है S1 S2 के हिसाब से। हमारा ये जो हमारा स्विच है यहाँ पे डुअल कंट्रोल स्विच है। S2 एक ही बल्ब जलाने के लिए हम अगर हम लोग दो स्विच का यूज़ करेंगे और कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे डुअल कंट्रोल स्विच बन जाता है मेरा। तो तुम्हारा ये डबल कंट्रोल स्विच का मेथड है। फिर आपका सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट और एक आता है आपका पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है, देखिए ये बॉल यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है सीरीज कनेक्शन होता है और ये वाला आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। अगर मान लीजिए सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, ये बल्ब अगर खराब हो जाता है तो यहाँ से अगर करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में फ़ायदा क्या है, अगर ये बल्ब खराब भी हो जाता है फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ये बल्ब जलता रहेगा। तो हम लोग घर में ज़्यादातर पैरेलल सर्किट को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं हमारा सर्किट को बचाने के लिए। ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे जो वायर रहता है फ्यूज़ वायर, वो बहुत ही थिन वायर होता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट में सेट होता है। उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो यहाँ पे गर्म होकर ये मेल्ट हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से आपका घर का सारा चीज़ जो है सेव रह जाता है। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्यूज़ वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट्स जनरली मेड अप ऑफ एन alloy or lead thin wire. फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड ऑफ अ सीरीज विद लाइव वायर, लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। ज़्यादा करंट आता है तो मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। फिर आपका जाता है मिनिएटर सर्किट में एमसीबी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, एमसीबी को हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज़ की तरह ही यूज़ करते हैं, बट डज नॉट रिक्वायर रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता। जब भी ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और फिर से उसको ऑन कर सके हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ में वायर अगर मेल्ट हो जाता है तो फ्यूज़ वायर को फिर से चेंज करना पड़ता है। फिर आता है शॉर्ट सर्किटिंग होने से का ऐसा टाइप का होता है, और ओवरलोड होने से ज़्यादा अगर मतलब करंट का अमाउंट कम है उसके साथ अब ज़्यादा वोल्टेज वाले सामान लगा दी तो वहाँ पे ओवरलोड हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर कोई बॉडी को चार्ज करते हैं तो अगर बिजली वगैरह भी गिर गई इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर तो वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज हो जाता है। किसी भी चीज़ को रब करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है आप लोग को केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े और मैटर चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़े हैं, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें आपका डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और दिस चैप्टर। आई होप you understand. If you get some doubts then you can ask me in the comment section and then we can proceed next. Thank you for watching guys. If you feel any doubts please ask in the comment section and keep watching अपना गुरुजी and please like share and subscribe.